औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जनाब मैं नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी एक मिनट देखते हैं, जैसे ही चंद साहिबान इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि बाद में आने वाले नाज़रीन की से कोई प्रोग्राम का हिस्सा मिस ना हो जाए। और सुनाए रोज़े वगैरह कैसे चल रहे हैं? ज़बरदस्त। तो लीजिए जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश आप दोस्तों की कि आप लोग वक्त पे तशरीफ़ ले आते हैं। फैसल चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, मुजाहिद इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम, दूसरे दोस्त दुआम जो देख रहे हैं उनको भी सलाम अर्ज़ कर चुका हूँ। तो आज का प्रोग्राम मेरा इंशाअल्लाह ताला हस्बे मामूल काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो आप लोगों से एक मोहम्मद समी भाई लिख रहे हैं, भाईजान पंजाबी विच गल करो। भाई पंजाबी मेरी मदर लैंग्वेज है, गुजरात से मेरा तल्लक है, गुजर बंदा हूँ। पंजाबी बहुत आसान है मेरे लिए बोलनी, लेकिन ये हमें प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। जब हम नेशनल मीडिया पे बात करते हैं तो हमें उर्दू में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाई खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से, बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं तो उन तक भी हमारी बात पहुंच सके। नासिम महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्त अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत जी। अली तैयब भाई बहुत मेहरबानी, वालेकुम सलाम। अब्बास खान, यूसुफ ज़ई भाई वालेकुम सलाम। देखे नहीं यूसुफ ज़ई भाई हैं, अगर पंजाबी में बात करूँगा तो इनको समझ नहीं आएगी या इनको तकलीफ दुश्वारी होगी। तो अच्छी बात है कि हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। अब्दुल मतीन भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो नए कवानीन आ रहे हैं इस पर मैंने ये प्रोग्राम तो होता है हमारा 35 मिनट से लेके 1 घंटे तक का। मोहम्मद इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम, इंग्लैंड से मैं देख रहे हैं। उम्मे भी बहन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरी बहन, ठीक है आप? तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जितने भी इन दिनों नए कानून बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं तो हम एक सरसरी बात करते हैं इधर लाइव में। तो मैंने अभी एक सिलसिला शुरू किया है कि हर कानून के पर एक 3 मिनट से 4 मिनट तक की वीडियो बना के मैं अपनी आईडी पे लगा देता हूँ। तो आप हजरात वो वीडियो भी बाद में देख सकते हैं। जैसे कल आज मैंने जो वीडियो लगाई है वो लॉकडाउन के बाद कैसे हॉस्पिटल में जाना है और उधर जाके क्या क्या एहतियातें करनी है उसके मुतल्लिक़ है। असल में पेज पे हमें कोई भी पोस्ट अपने ज़ाती नाम से लगाने की इजाज़त नहीं होती, वरना मैं पोस्ट कर देता पेज पे ही। तो मैंने वो 3 मिनट की एक वीडियो बना के अपने ज़ाती वाल पे लगा दी है। चौधरी नदीम अख्तर के नाम से मेरी आईडी है। उधर से जाके आप वो 3 मिनट की वीडियो देख सकते हैं जिसमें तमाम कवानीन बताए गए हैं कि हॉस्पिटल आप कैसे जाएंगे। इन दिनों हॉस्पिटल जाने के लिए आपको क्या एहतियातें करनी है, क्या चीज़ें आप हॉस्पिटल जाके कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते। इन तमाम बातों को लेके एक 3 मिनट की वीडियो मैंने अपनी वाल पे लगा दी है। चौधरी नदीम अख्तर के नाम से मेरी आईडी है, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। अगर आईडी ढूंढने में कोई दुश्वारी हो तो आज पेज पर मैंने एक अपनी नात शरीफ लगाई हुई है। मैं शायर हूँ बुनियादी तौर पे, तो नात लिखने की सादत मिली तो वो मैंने शेयर की हुई है। आप उधर से भी जाके मेरी आईडी तलाश कर सकते हैं इस पेज से, ठीक है जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब को फिर अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब चलते हैं, आज की पहली खबर ही बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, आपके बारे में, हम लोगों के बारे में है। हुसनैन ज़ेब भाई अस्सलाम वालेकुम, इरफान गोंदल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब इजाज़त दें प्रोग्राम शुरू करें। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुख्तात अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया भर में 180 पाकिस्तानी कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। तमाम दुनिया में 180 के करीब लगभग पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। ये वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हमारे एक अंदाज़े हैं जो हमने मुख्तलिफ़ वेबसाइटों से और अखबारात से और अपने कौंसलखानों से जमा किए हैं।
इसकी सही तादाद हम नहीं बता सकते। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, वसीम जान भाई अस्सलाम वालेकुम। तो वजारत खारजा का कहना है कि ये एक हमारे मुख्तात अंदाजे हैं जो हमने लगाए हैं, क्योंकि हमें बाज़ यूरोपीय मुमालिक हमें नेशनैलिटी नहीं बताते। बर मेहरबानी भाई सवालों के फिर मैं जवाब देता हूँ, फिर तवज्जो बढ़ जाती है तो लोग इधर इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही नए कवानीन को आते हैं मैं अदनान भाई के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होता हूँ। वो पूरा प्रोग्राम आपके सवालात का जवाबात में ही गुजरेगा। तो मैं बता रहा था पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि पूरी दुनिया से 180 के करीब पाकिस्तानी कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मुख्तात अंदाज़ा है जो हमने आज़ाद ज़राए से हासिल किया, क्योंकि यूरोपीय ममालिक हलाक शुदगान की नेशनैलिटी नहीं बताते। ऐसा यहाँ के प्राइवेसी लॉ के मुताबिक किया जाता है, क्योंकि यूरोप में एक प्राइवेसी लॉ है जिसके तहत आप किसी की भी ज़ाती मालूमात शेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को बता नहीं सकते। तो ये वजारत दाखिला ने कहा कि 180 के लगभग पाकिस्तानी कोरोना वायरस के बायस हलाक हुए हैं या शहीद हुए हैं। शहीद से लफ्ज़ होकर शहीद हुए हैं जिनकी डेड बॉडीज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पड़ी हुई हैं, बाज़ की तदफीन होगी और बाज़ वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। इसमें से 180 में से सिर्फ 30 अफराद जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरब में शहीद हुए। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कुल मुतासरीन हैं वो 26,430 हैं और कुल अमवात 599, एक कम 600 हो गई है। तो दुनिया भर में इसकी वबा से मुतासर होने वालों की तादाद लगभग 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो ये वबा अब अल्हम्दुलिल्लाह यूरोपीय ममालिक में तो इसका ज़ोर टूट रहा है। हमने देखा कि इटली फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में दाखिल हो गया है। जिससे कोंते साहब ने बताया था अपनी तकरीर में कि जैसे ये फ़ेज़ 2 में दाखिल होगा तो मैं हर रोज़ गवर्नरों से उनकी जोनों की रिपोर्ट दिया करूँगा। तो वो जो रिपोर्टें दे रहे हैं गवर्नर साहबान जिससे कोंते साहब को, वो हासी तसल्ली बख्श हैं। किसी भी जगह पे वबा ने इटली में दोबारा सर नहीं उठाया और इटली में हालात बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं। इस वबा के हवाले से नए आने वाले मरीज़ों की तादाद नहायत कम है। कल 70,000 से ऊपर टेस्टेड हुए, जिसमें 1500 से भी कम अफराद इस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। तो जैसे यूरोप का सबसे बड़ा लॉकडाउन भी इटली ने देखा है और यूरोप भर में सबसे ज़्यादा बेहतरी भी अब इटली में आ रही है। इसके बाद हमारा तकरीबन अब रोज़ का ही मौजू होता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। इंडिया में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लॉकडाउन में नरमियों को ऐलान कर दिया, तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म ही कर दिया है। ऐसा पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए किया गया। दीगर पाकिस्तान में कोई इस तेज़ी से वबा भी नहीं फैली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उतनी शिद्दत से वबा नहीं फैली। फिर जो गाँव में तो पहले लॉकडाउन नहीं था क्योंकि कटाई का सीज़न चल रहा था। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि कटाई के दौरान तो हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। शहरों में भी कोई मौसर लॉकडाउन नहीं था, लोगों ने बहुत ज़्यादा दुकानें खोली हुई थी। तो इस सारे सिस्टम को ख़त्म करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कल लॉकडाउन में नरमी तकरीबन ख़त्म ही कर, नरमी इसलिए कह रहा हूँ कि चंद शोबाजात अभी भी बंद हैं। तो ये जो भाई नीचे सवालात लिख रहे हैं कि सजोर कब ख़त्म हो रही है, सजोर कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप वो मेरा प्रोग्राम 3-3 मिनट के मैं लगा रहा हूँ, वो आप देखें। उसमें हर रोज़ एक नए मौजू को एड्रेस करते हुए उसका सवालात के जवाब दिए जाते हैं। तो आप मेरी आईडी पे जाके वो देख लिया करें, क्योंकि बार बार एक ही सवाल या दो ही सवाल, तो फिर वो मैं ये भी बताता चलो, कल कहीं किसी दोस्त ने इसी पेज पे बताया था कि 18 मई को कस्तूरे भी खुल रहे हैं। फ़्लाइटों का मैं बता दूं कि फ़्लाइटें जनाब ईद के बाद फ़्लाइटें भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि फ़्लाइटें भी शुरू हो जाएंगी। ये तमाम तरह जनाब सूरत हाल है। ये जो इसलिए शुरू में बता दिया कि यही 2-3 सवाल होते हैं कि फ़्लाइटें कब खुल रही हैं, कस्तूरे कब खुल रहे हैं। तो इससे फिर बार बार दोस्त वही सवाल लिखते हैं, तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मेरे लिए करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, तो बता रहा था भारत में कोरोना वायरस की वबा में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने बताया है कि जितनी ज़्यादा भी हमने सख्ती करके देख ली
लेकिन इसमें वबा में कमी के कोई असरात हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो इस सिलसिले में उन्होंने तमाम शोबा ज़िंदगी जो कि भारत में, उनसे अपील की है, सियासतदानों को, साइंसदानों को और मिलिट्री हुक्काम को, सबको उन्होंने अपील किया कि हमें मिल के इस सिलसिले में काम करना होगा। बसूरत दीगर ये वबा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी इंडिया को। इंडिया का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि अंदाज़ों के मुताबिक जून जुलाई में इस इंडिया में इसके मरीज़ों की तादाद बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 30 करोड़ तक पहुँचने के इम्कानात हैं। तो जब हमारे हमसाय में इतने ज़्यादा कोरोना के मुतासरीन होंगे तो लाजमी बात है उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। और पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, हमारी तवज्जो तमाम तर पाकिस्तान की तरफ ही होती है। तो मोदी सरकार ने जनाब इस पर अभी तक कोई भी मौसर कदम नहीं उठाया मास वाइज लॉकडाउन करने की। लॉकडाउन में उन्होंने इतना बेतुका किया है कि आज इंडिया में 16 मज़दूर रेलगाड़ी के नीचे आके कुचले गए। उनके कुचले जाने की तफसील इस तरह है कि क्योंकि ये लॉकडाउन है और बिला सोचे समझे कर दिया गया है, ये लॉकडाउन बिला सोचे समझे कर दिया गया है, तो इसकी वजह ये हुई है, इसकी वजह से जो मज़दूर हजरात हैं वो पैदल ही अपने अपने गाँव, अपने अपने शहरों को चल पड़े हैं। तो गांव और शहर जाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो रेल की पटड़ी पे चलते हैं ताकि वो रास्ता ना भूलें और जल्दी घर पहुंच जाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी सारी बंद है। तो रास्ते में जिधर कहीं भी वो पकड़े जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में डाल देती है पुलिस। तो उसके बचने के लिए मज़दूर हजरात रेलगाड़ी की पटड़ी पे चलते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में रात होगी उनको, तो वो उधर रेल की पटड़ी पर ही सो गए, तो ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गई, जिसकी वजह से 16 और बाद खबरों के मुताबिक 14 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। तो मोदी ने जनाब इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई, मासवाए ट्रंप के दोस्ती के। और पिछले दिनों उस मोदी का बयान आया था कि जी दुनिया न्यू वर्ल्ड आर्डर के लिए तैयार है। तो समझ ये नहीं आती कि उसके जो अपने माहिरीन सेहत हैं वो चिल्ला रहे हैं कि ये हम इस वबा में बड़ी तेज़ी से गिरफ़्तार हो रहे हैं और हमें इस पर मुतहदा होकर काम करने की ज़रूरत है। मुतहदा होकर काम करने की सूरत का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और तमाम अदारे इस पर तवज्जो दें। ये नहीं होता कि महकमा सेहत की एक तरजीह है कि वबा पर कंट्रोल पाना, मोदी की एक और कोई तरजीह हो कि इंडिया में दहशतगर्दी करना, और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी कोई और तरजीह हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फ़ौज को बिज़ी रखना। ऐसे ही वजूहात की बिना पर जब गवर्नमेंटें एक पेज पे नहीं होती तो उसका लामहल्ला असर ये पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में तवाज़ुन नहीं रहता, तमाम अफराद मिल के कोशिश नहीं करते, तो फिर अच्छे नताइज नहीं मिलते। सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र में इनकी एक रियासत है महाराष्ट्र, तो उसमें सिर्फ उस रियासत में 450 जो पैरामिलिट्री स्टाफ के फ़ौजी जवान या ऑफिसर रैंक के बंदे हैं, उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इंडिया में इंडियन अफवाज में और रेंजर्स में और पुलिस में ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और मोदी सरकार इसकी खबरों को दबा रही है। अब्दुल्ला भट्टी साहब, कोई मेहरबानी वाली बात नहीं भाई, आपके लिए ही आते हैं। असल में बात यह है कि मेरे पास वही मालूमात होती हैं जो आपके पास होती हैं। जैसे टिकटिंग का शोबा है तो तनवीर भाई आते हैं, जैसे मजहबी शोबा है तो वो यकूब नक्शबंदी साहब आते हैं, जैसे मेडिकल का शोबा है तो वो अपना आते हैं डॉक्टर राजा इफ्तिखार साहब। ऐसे ही जो ये शोबा है इस शोबे के लिए अदनान गज़नफ़र साहब हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में जैसी डिक्लेयर तो क्लियर होके आती है, जैसे कानून छप जाता है, जैसे कानून पे अमल दरामद शुरू होता है, तो मैं आपकी खिदमत में वो बात भी लेके आ जाऊँगा। अब मैं एक बात करूँगा, वो बात सही नहीं होगी तो उसके वजह से गलतफहमी पैदा होगी, तो वो आपको गलत मालूमात देने के लिए, वैसे मैं इस पर 2-4 मिनट लगा सकता हूँ कि उधर से जाएँ, 50% तक कम होता है पहले 3 माह का वो, लेकिन एक वो बात नहीं होगी कि जो अथेंटिक होगी, जो कानून के मुताबिक होगी। ठीक है जनाब? नहीं भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल है इतवार वाले दिन तक, वो ये सुबह हफ्ता है इतवार तक या पीर को हम उनको लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह आप उनसे तमाम कानूनी मालूमात ले सकते हैं।
तो बात हो रही थी इंडिया की, तो उन्होंने जनाब उसके सिर्फ एक यूनिट में 450 जो जवान हैं उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो इंडिया बजाय इसके कि इस पर काबू पाने के बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहा है मकबूजा कश्मीर में और दीगर इलाकों में, और मोदी अपनी मुस्लिम कुछ पॉलिसियों की वजह से लोगों को, मुसलमानों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे, उनको दूसरे लोगों से लहदा रख रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी पे गामजन है। तो इस वजह से इंडिया के डॉक्टरों को कहना पड़ा कि प्लीज़ खुदारा इसके लिए कुछ कीजिए, तमाम लोग मिल के कीजिए, ऐसा ना हो कि ये बात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा जनाब उन्होंने पिछले दिनों कश्मीर में 2-3 दिन से एक झड़प में रियाज नाइको साहब को शहीद कर दिया, जो कि एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। उसकी वजह से पूरी वादी में जो है हंगामे शुरू हो गए हैं और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तमाम लोग उधर जमा हो गए हैं उनकी शहादत की जगह पे, और बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। कर्फ्यू को के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। इस जगह अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, तो इंटरनेशनल मीडिया ने मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए तमाम ऐसे बातें, तमाम ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने इंडिया के ख़राब हालात की निशानदेही की, उनके फेसबुक के अकाउंट बंद कर दिए हैं। और दुनिया की तमाम न्यूज़ एजेंसी ने इस वाक़े को बहुत ही घटा कर बयान किया है। मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा लिखा हुआ नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद वो था, वो यूट्यूब इंतज़ामिया ने हटा दिया है। तो ये जितना भी मीडिया है ये ज़्यादातर इंडियन के ज़ेर असर है, क्योंकि इंडियन लोगों ने तालीम हासिल की और गूगल और यूट्यूब के महकमों में बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे काफ़ी इंडियन तैनात हैं। हम लोग बस बहस वगैरह करते रहे और हमने तालीम हासिल नहीं की और ना ही हमने आगे की तरफ कोई तवज्जो दी। जनाब शहजाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसके बाद जनाब बहुत बड़ी तादाद एक हमारे पाकिस्तानियों की आबाद है यूनान में। तो यूनान में हमारा प्रोग्राम भी देखा जाता है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं यूनान में। यूनान की सूरत हाल ये है जनाब, यूनान में होटलों की यूनियन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यूनानी गवर्नमेंट से बात करते हुए कहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ये शदीद मुश्किलात का शिकार है और हम 2019 में इसको चालू नहीं रख सकते। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो नए कवानीन आपने होटलों पर लागू किए हैं कि मुनासिब फासला रखें, अगर 50 बंदों का हाल है तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा 25 बंदे बैठ सकते हैं। होटलों वाले बूफे का नाश्ता नहीं कर सकते। जो लोग होटलिंग करते रहते हैं उनको पता है कि जब हम लोग एक कमरा बुक कराते हैं तो उसमें होता है मिसाल के तौर पे 50 यूरो कमरे के, और इसमें वो नाश्ता शामिल है। तो नाश्ते का वो बूफे लगा देते हैं, तो तमाम लोग 9 से 10:30 बजे तक नाश्ता होता है तो वो नीचे जाके मुफ्त नाश्ता कर सकते हैं। तो जो नए कवानीन आए हैं यूनान में, उसके तहत आप ये बूफे नहीं लगा सकते, ये उसके तहत आप बूफे नहीं लगा सकते। और इसके लिए आपको जो होटल में लोग ठहरे हुए उनको उनके कमरे में नाश्ता प्रोवाइड करना होगा, यानी उनके कमरे तक पहुंचाना होगा। तो होटल यूनियन के जो चेयरमैन हैं ये उन्होंने यूनानी गवर्नमेंट से कहा कि जो आपने नए कवानीन नाफिज किए हैं इसके तहत हमारे अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हम होटल चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में ये कोशिश कर रहे हैं कि होटलों को 2019 में बंद कर दिया जाए। यूनान की कुल आमदन का 24% सिर्फ होटलिंग इंडस्ट्री से हासिल होता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूनान में टूरिज़म की। यूनान के साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं। उसके बाज़ जज़ायर ऐसे हैं, बाज़ जजीरे ऐसे हैं जहाँ कुल आमदनी का 80% तक सिर्फ टूरिज़म से ही हासिल होता है। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है यूनान में मुकीम तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी बहुत ज़्यादा होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उधर, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की लहर आएगी। यूनानी माहिर माशियत ने कहा है कि ये होटल इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो सिर्फ यूनान में 9 लाख अफराद बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगे। 9 लाख अफराद वो हैं जो बराह रास्त अपनी मुलाज़मतें खो बैठेंगे। तो जो इन 9 लाख लोगों के पीछे घर वाले होंगे वो भी मुतासर होंगे, और अगर होटल इंडस्ट्री बंद हो गई
तो माहिरीन कहते हैं कि उससे वाबस्ता जितनी इंडस्ट्री है, मसलन टैक्सी की इंडस्ट्री है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बंद हो जाएगी। फूड सप्लाई की इंडस्ट्री है कि जैसे ही टूरिस्ट आते हैं तो वो इधर होटलों को फूड पहुंचाने वाली कंपनियां होती हैं, ऐसे ही जो ड्रिंक पहुंचाने वाली कंपनियां होती हैं। तो माहिरीन कह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल से यूनान अपनी ख़राब मईशत से लड़ रहा था, उसके लिए ये साल एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा और अगले साल तक देखिए यूनान के माशी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यूनान को पहले ही जर्मन और दीगर यूरोपीय ममालिक फ़ंड दे के कायम रखे हुए थे, वरना यूनान काफ़ी अरसे से बैंकक्रप्ट हो चुका है। वहाँ आपको पता है एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा बैंक में आपके पैसे हों भी तो नहीं निकाल सकते। तो ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट हैं जी, जो आस्ता आस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसके बाद जनाब अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में जनाब अरबिया न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक कि सऊदी अरब में मज़ीद केसेस आ रहे हैं इसके कोरोना के, जिसकी वजह से सऊदीया गवर्नमेंट ने नए जो जुर्माने हैं और नए जो इख्तियारात हैं वो पुलिस को दे दिए हैं। जुर्माना अब वो बाज़ हालात में सऊदीया की पुलिस $26,000 तक का भी जुर्माना कर सकती है। अगर कोई पार्टी वगैरह हो रही हो किसी होटल में या निजी जगह पे, तो वो छापा मार के उधर 26,000 तक का जुर्माना कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब इसमें कैद की भी ला रहे हैं वो, कि अगर कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता वो पाया जाए तो उसको कैद की सज़ा भी दी जा सकती है, और पुलिस को अब घर के अंदर से भी चेक करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इटली के होटल कब खुलेंगे। इटली के बाज़ होटल जनाब टेक वे टाइप, जैसे आप बार पे जाएं तो आप उसको पैसे दे के तो आप डिस्पोजेबल गिलास में वो ले सकते हैं काफ़े, और अपने घर जाके या होटल से बाहर निकल के पी सकते हैं। होटल या बार के अंदर काफ़े पीने की इजाज़त नहीं। लेकिन कल मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था 3-4 बार्स में जाके, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे आपका काम चल रहा है, तो कह रहे थे हमारा काम बहुत हल्का या बुरा चल रहा है। तो इस वजह से वो उन्होंने कोई मुलाजिम नहीं था बुलाया हुआ, महज होटल के मालिक खुद ही होटल खोले हुए थे या बार खोले हुए थे। ये जो बात आपको मैं बता रहा था, यूनान की, यही बात मेरे भाई इटली की है। जब एक आदमी होटल खोलेगा तो उसको देखें, जैसे ही वो होटल का शटर खोलेगा उसके तमाम टैक्सेस ऑन हो जाएंगे, उसको तमाम टैक्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके पहले बिजली का मीटर बंद था, यानी बिजली यूज़ नहीं हो रही थी, बिजली यूज़ होना शुरू हो जाएगी। उसके रेफ्रिजरेटर का बिल आना शुरू हो जाएगा। उसकी जब बंदे बैठेंगे तो आरिया कंडीशनातो है तो उसका बिल आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही कोई बंदा बार या होटल खोलेगा उसके लातादाद खर्चे उसी वक्त शुरू हो जाएंगे। अगर गाहक नहीं होंगे तो वो खर्चे किधर से पूरे करेगा। ये जो पहले बात गुजरी है यूनान वाली जो बात गुजरी है वही बात है कि इधर भी गवर्नमेंट ने, यूनान ने अब कहा है, इन लोगों ने कोई आज से 3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट को बता दिया था कि आप बेशक लॉकडाउन ख़त्म भी कर दें तो जो होटल इंडस्ट्री है वो अपने पाँव पे इस वक्त दफ़ा नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि सिर्फ 5.5 लाख जो बुकिंग थी वो तो सिर्फ लम्बार्दिया में कैंसिल हुई है इस साल की। यानी इस साल में जो 5.5 लाख टूरिस्ट सिर्फ लम्बार्दिया में आना था, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। ये शायद आपको तादाद सुनने में बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन आप लोगों को पता है जो इटली में रहते हैं, जब अगस्त आता है तो हर बंदा फेरिए पे जाता है। तो लाखों की तादाद में तो सिर्फ इटालियन ही लेक कोमो और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर का इलाका देखने आते थे, लेको वगैरह, लाखों की तादाद में सिर्फ इटालियन आते थे। फिर एयर इंडस्ट्री बंद होने की वजह से, जहाज़ों की बंदिश की वजह से पूरे यूरोप से फ़्लाइटें भी नहीं आ रही। तो अब आप सोचें, वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख जो इटली के होटल के मालिकान हैं वो भी यही रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं 5.5 लाख तो हमारे जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई। अब जैसे ही हम होटल खोलेंगे तो तमाम जो अफराद हमारे पास काम करते हैं वो वापस काम पे आएंगे, उनको हमें तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जैसे वो काज़ा इंटीग्रेशन पे हैं और इम्स उनको पेमेंट कर रही है। जैसे ही होटल खुलेंगे तो ये लोग वापस होटलों पे आएंगे तो होटल के मालिक को तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो होटल के मालिकान ने कहा था भाई आप आप लॉकडाउन तोड़े या ना तोड़े, हम इस साल काम नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ऑफ इटालिया ने, जैसे जुसेप्पे कोंते साहब ने कहा था
कि सबको मैं इमदाद करूँगा, और साथ ये भी कहा था कि मैं किसी को, मैं और मेरे वज़राए इकराम मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने का सोच रहे हैं। तो इस बात का जो सिप्पी साहब ने ये हल निकाला कि वो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को 500 का टूरिज़म का बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम लोग जो किसी न किसी क्या कहें सिस्टम में आते होंगे, जो किसी न किसी क्लास में आते होंगे, जैसे प्रतीते हुए वाली क्लास है, या जो लोग मुस्तकिल काम कर रहे हैं, उनको 500 यूरो के वोचर दिए जाएंगे, पैसे नहीं दिए जाएंगे। उनको 500 यूरो के वोचर दिए जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि उनको बता दिया जाए कि भाई आप फ़लाँ होटल में जाके 3 दिन क़याम कर सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं ये वोचर इस्तेमाल करते हुए। इससे क्या होगा कि उस बंदे की ट्रीटमेंट हो जाएगी, उस बंदे के फ्री अच्छे गुजर जाएंगे, और होटल वाले को 500 यूरो मिल जाएगा। ये बहुत संगीन सूरत हाल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो वबा का दौर तो गुजर जाएगा, इसके बाद जो बेरोज़गारी की लहर आएगी उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हम गैर मुल्की होंगे। जैसे भी मैंने यूनान की बात बताई कि सिर्फ यूनान में 9 लाख बंदे बेरोज़गार होंगे, तो आप सोचें कभी भी कोई यूनानी तो बेरोज़गार नहीं होगा, वो हमेशा वही बंदे बेरोज़गार होंगे जो यूनान में गैर मुल्की काम कर रहे हैं, उनका ही रोज़गार जाएगा। ये एक नेचुरल सी बात है। जैसे ही कोई क्राइसिस आते हैं तो जब निकालने की बारी होती है तो सबसे पहले गैर मुल्कियों को ही निकाला जाता है। अकबर ख़ान साहब, वालेकुम सलाम जनाब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो न्यूज़ होती हैं ये आपको बताने का मकसद होता है कि आप आने वाले हालात का जायज़ा लें और अपनी अपनी जो भी काम काज हैं, तरजीहात हैं, उसको सेट कर लें। बाकी जो ये न्यूज़ हैं कि आज इतने फौत हो गए, आज की ये नई रिपोर्ट है, वो तो 6 बजे हम पेज पे लगा ही देते हैं। और ये जो 2-3 मशहूर सवाल हैं कि कस्तूरे कब खुलेंगे, फ़्लाइटें कब खुलेंगी, इमिग्रेशन कब खुलेगी, इसका एक ही जवाब है, उसका कोई जवाब और नहीं कि जब जैसे ही खुलेंगी आप तक मालूमात पहुँचा दी जाएंगी। ये रोज़ाना का ऑनलाइन आने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको दुनिया के जदीद तरीन हालात बताए जाएँ, उसके मुताबिक आप अपनी तरजीहात तय कर सकें, आप सोच सकें कि आपने कैसे आगे करना है और आपकी क्या मज़ीद सरगर्मियाँ होंगी, आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी हैं। तो इसके बाद जनाब एक और बुरी खबर है कि पूरी दुनिया इस वक्त वैक्सीन की तैयारी में लगी हुई है। पूरी दुनिया चाहती है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार हो और उस वैक्सीन को इस्तेमाल करते हुए इंसानियत को इस मर्ज़ से निजात दी जाए। ये जी 13 जून से पहले, कल ये भाई पूछ रहे हैं स्पेन से इटली की फ़्लाइटें कब खुलेंगी। तो भाई ये 13 जून से पहले तो मुश्किल है, क्योंकि कल जो जर्मन वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने कहा था कि 13 जून तक यूरोप से बार्डर जो हैं वो नहीं खुलेंगे। ज़ाहिद महमूद गुजर साहब, वालेकुम सलाम। तो ये उनकी पेशगोई है, तो उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। इसके अलावा एक और ख़बर बताने वाली कि ऑटो स्कूल 18 मई से खुल रहे हैं। जिन दोस्तों ने कोई लाइसेंस वगैरह में दाखिला लिया है वो अपने अपने स्कूल से रब्ता कर लें। ऑटो स्कूल 18 मई से खुल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खुलेंगे उनके इम्तिहानात की तारीख के लिए आपको अपने अपने ऑटो स्कूल से रब्ता करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि पूरी दुनिया इस वक्त वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ है। हर मुल्क का ये दिल है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन आए और उसका नाम आगे आए। जी इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी जी, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी ना चलाइएगा। कोई कुछ भी के इंश्योरेंस के, आप खुद इंश्योरेंस को फ़ोन करें और इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी। अब वो लॉकडाउन वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, फ़ेज़ 2 में हम, और आपको इंश्योरेंस ज़रूर करानी चाहिए। तो इस वैक्सीन की तैयारी में मुख्तलिफ ममालिक के दावे थे। यूके भी दावा कर रहा था जी हम भी इसके करीब पहुंच गए हैं। स्विट्ज़रलैंड का एक हफ़्ते पहले दावा आया था कि जी हमने बिल्कुल इसको पछाड़ दिया, हम इसको कोरोना को शिकस्त देने के करीब हैं। तो नवीद राजा साहब, वालेकुम सलाम। हम इसको शिकस्त देने के करीब हैं। स्विट्ज़रलैंड की तो कुछ समझ आती है। तो यूके तो वो मुल्क है जो यूरोप में सबसे ज़्यादा मवाद वाला मुल्क अब इस वक्त यूके बन गया, जिसके अपने कोई हालात नहीं। वो भी कह रहा था जी मैं इसकी दवाई बनाने के करीब पहुँच गया हूँ। खैर, इस सिलसिले में अमरीकी दावे भी बहुत थे, लेकिन फिर वो अमरीकी दावे, अमेरिका कुछ अरसे से खामोश है। तो कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अंदर की रिपोर्टें ये हैं कि अमेरिका इस वैक्सीन की तैयारी को बनाने में नाकाम हो गया। इसके अलावा एक बड़ा नाम था जर्मनी।
जर्मनी ने दावा किया था कि हम इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो उसके बाद जनाब अमेरिका ने जर्मनी से रब्ता किया और कहा ये फार्मूला मुझे बेच दो। तो जर्मनी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हम इंसानियत नहीं बेचते जब ये दुआ तैयार हो जाएगी तो ये पूरी इंसानियत के लिए होगी। अब इसमें एक बड़ी बुरी पेशरफ्त हुई है, बहुत गलत पेशरफ्त हुई है कि एक चीनी प्रोफेसर था जो अमेरिका में कोरोना पे रिसर्च कर रहा था। चाइना का प्रोफेसर था और अमेरिका में इस पर रिसर्च कर रहा था। अब वो बिल्कुल करीब पहुंच गया था इस दवाई को बनाने में, तो 2-3 दिन पहले उसको किसी ने गोलियां मार के अमेरिका में कत्ल कर दिया ताकि ये दवाई ना बना सके। और बाद में ऐसा हुआ है कि जिस बंदे ने इस चाइनी प्रोफेसर को अमेरिका में कत्ल किया था उसको भी कत्ल कर दिया गया है ताकि ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाए, किसी को ये ना पता चल सके कि इस प्रोफेसर को किसने मारा है, ताकि तफ्तीश आगे ना बढ़ सके और उन लोगों तक ना पहुंच सके कि जिससे पता चल सके कि कौन लोग इस प्रोफेसर के कत्ल के पीछे थे। देख लें आप, दुनिया और इंसानियत इस वक्त सिसक रही है, दुनिया और इंसानियत इस वक्त बहुत मुश्किल में है और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको कत्ल किया जा रहा है। इससे इन दावों को और इन बदगुमानियों को तक़वियत मिलती है कि इस वबा के पीछे कुछ खास मकसद है। तो वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो इस पे रिसर्च कर रहा था वैक्सीन पर, उसकी ज़ाहिर सिक्योरिटी भी होगी, फिर उसको कत्ल कर दिया गया, फिर उसको जिसने कत्ल किया उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो इसके पीछे तो लाजमन कोई बात है जो कि दुनिया से छुपाई जा रही है। काफ़ी दोस्त फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं गुज़श्ता दिनों भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बहुत शर्म आती जब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी लिस्ट 5000 की पूरी हो चुकी है। इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि आप फॉलो का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये एक हफ़्ते से नया काम शुरू किया है कि मैं जो भी नया कानून आता है उसकी 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो बना के लगा रहा हूँ। तो आप मेरी आईडी पे आज मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए क्या एहतियातें ज़रूरी हैं उसकी वीडियो लगा दी है। आप उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें तो आपको हर नई वीडियो मिलती रहेगी। फॉलो के ऑप्शन के ज़रिए आप उसको फेसबुक फॉलो के ज़रिए भी आपको नई चीज़ें मिलती रहेंगी। तो बराए मेहरबानी आप बुरा ना मनाएं, अगर किसी को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं कबूल नहीं कर सकता, वो ये मेरी मजबूरी है। ठीक है जी। आसिफ खान भाई लिख रहे हैं जी कोलंबिया से आप देख रहे हैं जी, बहुत मेहरबानी जनाब, आप कोलंबिया से देख रहे हैं। अगर मुमकिन हो आसिफ खान तो आप लिख दें कोलंबिया के हालात कैसे हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये इसके बाद बहुत बड़ी क्रीज़ी आने वाली है। तो इस क्रीज़ी के लिए इन्होंने क्या काम किया है इटालियन लोगों ने। इटालियन गवर्नमेंट सोच रही है कि एमिग्रेशन खोली जाए ताकि नए लोगों को टैक्स के ज़ुमरे में लाया जाए, नए लोग आएँ, वो टैक्स दें, वो काम करें और टैक्स का दायरा कार ज़्यादा बढ़े और टैक्स की कलेक्शन बढ़े। इसके लिए उन्होंने एक हल सोचा है एमिग्रेशन खोली जाए, एमिग्रेशन के ज़रिए नए गैर मुल्कियों को एमिग्रेंट किया जाए, एमिग्रेंट का दर्जा दे के तो उनको काम में लाया जाए। बिलखसूस महकमा ज़राअत के शोबे में इन लोगों को काम की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जनाब ये जो गवर्नमेंट है और इसके जो सियासी जमातें हैं, गवर्नमेंट इत्तेहाद तो एमिग्रेशन खोलने के मुकम्मल हक़ में है, लेकिन जो हमारे एमिग्रेंट मुखालिफ जमातें हैं जैसे सिल्विनी की जमात है, चिंक्वे स्टेले, तो वो उन्होंने खुल के इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, अखबारात में बयान दे रहे हैं, इश्तिहारात लगवा रहे हैं कि 30,000 बंदा हमारा मरा है इटालियन इस वबा में, तो हम 30,000 के बदले 6 लाख बंदे को एमिग्रेंट नहीं कर सकते। अब्दुल्ला ज़ैद भाई स्पेन से देख रहे हैं। अल्लाह ताला जी स्पेन के हालात भी बेहतर करे। स्पेन में भी हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भाई रहते हैं, मेरे अजीज़ रहते हैं, भाई रहते हैं, तो मेरे ज़ाती घर के लोग रहते हैं, तो उसके भी हालात बड़े ख़राब हैं। उधर भी स्पेन में भी जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपना जो इधर स्पेन में या प्रदेश में जिधर कहीं भी हैं, आप अपनी सेविंग को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। आने वाले दिन और महीने बहुत ज़्यादा सख्त आ रहे हैं। बहुत जगह से लाखों लोग
बेरोज़गार हो रहे हैं, और जो भी बेरोज़गार हो रहे हैं वो उसका सबसे ज़्यादा असर हम पर ही पड़ रहा है। वो कैसे? अगर तो किसी फैक्ट्री में बंदे निकालने की बारी आती है तो फिर भी सबसे पहले गैर मुल्की को निकाला जाता है। और अगर वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर टैक्सी के शोबा से, होटलिंग के शोबा से और इटली में पब्लिसिटी के शोबा से तल्लक रखते हैं। तो ये तीनों शोबा ज़िंदगी ही इस वक्त ज़वाल में है। होटलिंग सबसे ज़्यादा ज़वाल में है, क्योंकि आपको पता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि फ़लाँ होटल खचा खच भरा हुआ था। हम भी जब बाहर घूमने जाते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, मुल्तानिया पे, मारे पे हम लोग घूमने जाते हैं, तो हम देखते हैं होटलों में जगह नहीं होती और लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। लाइन में लग के हम अपनी चीज़ें लेते हैं मैकडोनल्ड से या किसी भी ज़रिए से। अब ये हुकूमतों ने ये फ़ैसला कर दिया है कि 50 वाले हाल में 25 बंदे बैठेंगे, तो वो होटल वाला कैसे अपने खर्चात पूरे करेगा, मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे पूरे करेगा। और बाज़ होटल होते हैं वो सीजनल होते हैं, यानी साल के 6 महीने वो चलते हैं, 12 महीने नहीं चलते। तो ऐसे जो लोग, जब ऐसे होटल बंद होंगे, ऊपर से एयरलाइनों की बंदिश है, एयरलाइनें बंद होंगी, टूरिस्ट नहीं आएंगे, इलाका बंदियाँ हैं, आप एक रजोने से दूसरे रजोने में सफ़र नहीं कर सकते। जब ये पाबंदियाँ सारी खुल भी जाएंगी तो फिर भी लोगों के डर को ख़त्म होते हुए 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। जैसे कि इटली में ये पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कल मैं बाहर गया था, मेरी कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने बाहर रोड में कोई बंदा नहीं देखा। मैंने कल अपनी आंखें चेक करानी थी, तो मुझे उन्होंने चेक भी नहीं किया। मुझे कहते हैं कि आप चले जाओ, इस वक्त सिर्फ एमरजेंसी मरीज़ ले रहे हैं, हालांकि हमारी अपॉइंटमेंट भी थी। तो मैंने फिर इस पे एक वीडियो बना के अपनी आईडी पे लगा दी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। माशाल्लाह जी, जुल्फ़कार अली भाई कह रहे हैं हम इराक़ में हैं, कब तक फ़्लाइट चलेंगी? सबसे पहले तो जुल्फ़कार भाई आपको बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह आप इराक़ में हैं तो हमारे लिए दुआ फरमाइएगा। जुल्फ़कार भाई, मैंने 2-3 दिन पहले एक मनकबत लिखी है बीबी फ़ातिमा ज़हरा की, वो मेरी वाल पे है, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इराक़ में जिस मुक़द्दस जगह पे है उस जगह से मेरे लिए दुआ भी फरमाइएगा। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये भाई आपका अल्लाह ताला करे जल्द फ़्लाइटें शुरू हो और जितने भी पाकिस्तान बैरून मुल्क फंसे हुए हैं वो वापस अपने घरों को आएँ। अमजद हुसैन भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप जनाब तशरीफ़ लाए, आप कल भी आए थे, आप मक्का मुकरमा में, आप भी जनाब सलाम अर्ज़ कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मक्का में मौजूद हैं। तो अमजद भाई, आप मेहरबानी अगर फरमाएँ, बड़ी मेहरबानी फरमाएँ, क्योंकि आप मक्का मुकरमा में मौजूद है, एक तो दुआ कीजिए और दूसरा पर्सनल मुझे ज़रा मैसेंजर पे रब्ता कीजिए, तो उधर के हालात वगैरह अगर मुझे आप पर्सनल बता दें तो मैं दोस्तों को आके बताने में मुझे आसानी होगी। तो अमजद हुसैन भाई, आपसे पर्सनल गुजारिश है कि आप मैसेंजर पे मुझसे रब्ता कीजिए, यूट्यूब पे मुझसे रब्ता कीजिए, तो आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। जी जुल्फ़कार भाई, बहुत मेहरबानी जनाब। आप इंशाल्लाह बीबी ज़हरा की वो मनकबत सुनेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जनाब ये बात हो रही थी सर जी ये मेरे भाई, यही मैं बता रहा था, न्यूयॉर्क सिटी, माशाल्लाह राजा साहब, न्यूयॉर्क सिटी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जनाब राजा साहब, ये मैंने न्यूयॉर्क सिटी पे ना ये पूरी अब की हुई है तहकीक। तो ये कह रहे हैं न्यूयॉर्क में अब ऐसा होगा कि ये दुकानों के बाहर कोशिश करेंगे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं न्यूयॉर्क सिटी में दुकानों के बाहर स्टॉल लगा के दी जाएँ। ये एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उसने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है, क्योंकि कोरोना का खतरा है तो दुकानें ज़रा तंग होती हैं, तो लोगों को बाहर थड़ा लगाने की, जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो इजाज़त दी जाए ताकि वो उधर से ही खाने पीने की चीज़ें ले लें, मुनासिब फासला रखते हुए, और उनको बंद दुकानों में ना जाना पड़े, और उनकी ये चीज़ें अशिया खुर्दोनोश खरीदने के लिए उनको आसानी हो जाए। तो अल्लाह करे जी न्यूयॉर्क के हालात भी बहुत जल्दी अच्छे हों। इस वक्त कोई मुल्क नहीं, कोई मज़हब नहीं, ये नहीं कि इन चीज़ों की अहमियत ख़त्म होगी, लेकिन हम क्योंकि वबा के दौर में रह रहे हैं, तो हमें मुसलमान की हैसियत से सारी दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करने का हुक्म है। तो यकीन करें अफ्तारी के वक्त सब पूरी इंसानियत के लिए दुआ की जाती है, मैं कम अज़ कम ज़रूर करता हूँ। हमारे चीफ़ एडमिन साहब राजा इफ्तिखार साहब खान साहब भी तशरीफ़ ले आए। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम।
तो जनाब अमरीका में गुज़श्ता हफ्ते में 32 लाख लोग बेरोज़गार हुए। 7 दिनों में 32 लाख बंदा अमेरिका में बेरोज़गार हो गया। अल्लाह अकबर। और ये वो बंदे हैं 32 लाख जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि हम बेरोज़गार हो गए, यानी उन्होंने महकमा मेहनत को या वर्क वाले डिपार्टमेंट को अपनी मेल्स की हैं या किसी भी तरीके जो भी उनका राब्ते का ज़रिया है उन्होंने वो करके बात पहुँचाई है कि जी भाई हम बेरोज़गार हो गए हैं। इसके अलावा जनाब ये जो 7 हफ्ते हैं, सिर्फ 7 हफ्तों में 3 करोड़ 30 लाख लोग अमेरिका में बेरोज़गार हो गए। 8 हफ्ते होते हैं तो 2 माह बनते हैं। जब ये वबा आई थी तो जो अमेरिकन माहिर माशियात थे उन्होंने कहा था अप्रैल के आखिर तक, अब ये मई आ गया, उन्होंने कहा था अप्रैल के आखिर तक 1 करोड़ बंदा बेरोज़गार होगा, लेकिन ये मई का भी मिड भी नहीं हुआ तो 3 करोड़ 30 लाख बंदे बेरोज़गार हो रहे हैं। और तकरीबन हर रोज़ 4 से 5 लाख नई दरख्वास्तें महकमा मेहनत को या वर्क डिपार्टमेंट, उसको मुझे पता नहीं उधर क्या कहते हैं, उसको उर्दू का तर्जमा महकमा मेहनत ही बनता है। जो उनकी साइड से मैंने उर्दू का तर्जमा निकाला है वो महकमा मेहनत ही बनता है, वर्क डिपार्टमेंट होगा। तो वो 3 से 4 लाख रोज़ हर रोज़ एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम भी बेरोज़गार हो रहे हैं, हम भी बेरोज़गार हो रहे हैं। तो इनके अमेरिका के एक जी डॉक्टर साहब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, मैं तो तकरीबन 2 माह हो गए हैं तमाम अहबाब को यही कह रहा हूँ को गैर ज़रूरी शॉपिंग, गैर ज़रूरी फ्याजी, ये चीज़ उसको दे दो, ये चीज़ उसको दे दो, ज़कात फ़तराना जो हमारे मजहबी चीज़ें हैं उस पर तो हमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो हमारा ईमान है। सदका व खैरात और ज़कात देने से रिज़्क बढ़ता है। लेकिन ये जो होता है फ़जूल, अब हम बाहर तो निकल नहीं सकते, होटलिंग तो हो नहीं सकती, ये फ़जूल होता है कि जी ये पाकिस्तान किसी को मोबाइल ले दो या किसी को कंप्यूटर ले दो। आप इस सिलसिले में बड़े मुतात रहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरा ख़ानदान होता है, तो इधर हम अकेले अल्लाह माफ़ करे अगर हम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया, हमें तो कौन पाकिस्तान से 200 रुपया भेजेगा, तो एक एरो इधर बनेंगे जिसकी काफ़ी आती है। तो तमाम लोग जो भी प्रदेश में हैं वो अपने बजट का बिल्कुल ख्याल रखें, इसको बड़े स्ट्रिक्टली पकड़ के रखें, कोई गैर ज़रूरी काम बिल्कुल ना करें और फजूल हर्सी बिल्कुल ना करें। बजट अपने को मैं कहता हूँ हाथों से नहीं दांतों से पकड़ के रखें। तो माशाल्लाह थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया, इससे दोस्तों की और रहनुमाई होगी। जैसे ही कोई दोस्त इंटेलिजेंट नीचे लिखता है ना कमेंट, मैं उसको ज़रूर शामिल गुफ्तगू करता हूँ। और जो हमारे भाई यही लिखते जाते हैं फ़्लाइटें कब होंगी, तो वो मैंने प्रोग्राम के पहले 2 मिनट में इसका जवाब दे दिया था। आप मेरे साथ बिल्कुल शरीक गुफ्तगू हुआ करें, कोई अच्छी बात नई मालूमात हो वो आप लिखेंगे तो मैं बताऊँगा लोगों को, तो माशाल्लाह तमाम लोगों के इल्म में इजाफ़ा होगा। बार बार वो रिपीट सवालात का फ़ायदा नहीं होता। वो मैंने जैसे बताया कि उस पर हम 2 दिन पहले भट्ट साहब ने, शफीक भट्ट साहब ने, डॉक्टर साहब ने और तनवीर भाई ने इस पर पूरा प्रोग्राम किया फ़्लाइटों वगैरह पे। तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए वो आप पेज पे आएँ, आप अपने जहन में रख लें कि किस बंदे का क्या काम है। यकूब नक्शबंदी साहब मजहबी शोबाजात देखते हैं, डॉक्टर साहब और शफीक भट्ट साहब ये देखते हैं कानूनी मामलात। अगर तनवीर भाई साथ हों तो 100% आज समझ जाएँ कि ये भाई फ़्लाइटों का मामला है। हर शोबे के माहिर ही उस पर बात करता अच्छा लगता है। अब मुझे मेडिकल का नहीं पता तो मैं इधर कोई हकीमी नुस्खे बेचना शुरू हो जाऊँ, या मुझे एक ख़ास हद से ज़्यादा दीन का नहीं पता तो मैं दीन की बात कोई फतवे या मशवरे देने शुरू हो जाए। जो उस बंदे का जो काम है वो वही करे तो अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कानून, मेरी अदनान भाई से गुफ्तगू जारी है 2 दिन से, वो कहते हैं जब गज़ट छपेगा, जब कानून आएगा उसको मैं एक दिन स्टडी करूँगा, फिर आके बात करूँगा। वैसे ही मफरूज़ों पे बातें करना तो कोई अच्छी बात नहीं होती, बंदा मफरूज़ों पे बातें ही करता जाए। तो उसमें अगर आप कोई शख्स किसी पे चीज़ पे अमल दरामद कर ले या अमल दरामद ना भी करे, वो सोच के बैठ जाए जी फ़लाँ बंदा ये बात कर रहा था, तो पर उस पर डट जाए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का कोई मंसूबा या प्लान बना ले और वो चीज़ हकीकत ना हो, तो फिर कितनी तकलीफ़ हो उस बंदे की, क्योंकि यार मैंने फ़लाँ जगह से सुन के तो ऐसा सोचा था तो ऐसा तो नहीं हुआ। और इसके अलावा हम जनाब ये भी कहते रहते हैं कि हमारे जो भी बात है हमारी, उसको आप मुकामी इंतज़ामिया से वेरीफाई कर लिया करें। अच्छा जी, तो वो बात हो रही थी कि
3 करोड़ 30 लाख लोग अमेरिका, जो बहुत बड़ी मीशत है, उसमें तो बेरोज़गार हो गए हैं। और अमेरिकी थिंक टैंक ने बताया है कि डॉक्टर साहब अभी 1 करोड़ ऐसा बंदा है जिसने दरख्वास्त ही नहीं दी। यानी जैसे किसी का कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए तो हर बंदा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। जब बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बेरोज़गारी महकमे को अपनी एप्लीकेशनें उन्होंने नहीं भेजी। 1 करोड़ मज़ीद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इसको महकमे मेहनत को अमेरिका के को अपनी दरखास्तें सबमिट नहीं कराई। यानी ये असल तादाद 4 करोड़ 30 लाख, 4.5 करोड़, 6.5 करोड़ का पूरा इटली मुल्क है, तो 4.5 करोड़ जनाब बेरोज़गार हो गए हैं उधर जो हैं अमेरिका में। तो ये अभी ये तो इसका इब्तदा है। अभी ये वबा से नहीं हम निकले, अभी हम उस फेस में हैं कि मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे रोड पे खुदा ना खास्ता 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सबसे पहले ज़ख्मियों को उठाते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर वो गाड़ियों को साइड पे करते हैं। ये फेज़ 2 होता है जिसमें वो गाड़ियों को साइड पे करते हैं और सड़क साफ़ करते हैं दूसरी गाड़ियों के लिए। तो अभी तो अमेरिका में फेज़ 2 भी नहीं शुरू हुआ, अभी फेज़ 2 नहीं शुरू हुआ और 4.5 करोड़ जो फ़र्द हैं, अफराद हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसका बहुत ही एक ये वबा के बाद जो इम्पेक्ट आने वाला है ना, ये बहुत ही बुरा और बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें बहुत सारे अलमिए जन्म लेंगे। तो हम अपने तमाम भाइयों को, हमने तो बहुत ही हमारे महदूद छोटा सा पैमाना है, हम सिर्फ मालूमात ही शेयर कर सकते हैं आप लोगों से। वो भी कल एक दोस्त आए थे, वो नीचे मुझे जैसे मैं ऑनलाइन हुआ तो उन्होंने लिखा आ गया वेला बंदा। भाई वेला बंदे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो फुर्सत है उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, फिर आके बंदा दलील से बात कर सकता है। तो हम तो एक बात ही आपको बता सकते हैं कि आप लोग जो प्रदेश में आपकी बहुत केयरफुल रहिए और अपने जो एसेट हैं, अपने सासा जाते हैं, उनको संभाल के रखिए। तो इसके लिए उन्होंने अब ये क्या किया है कि अभी फेज़ 1 में ही अमेरिका की बाज़ रियासतों ने जी 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 ये इमिग्रेशन का जवाब राय साहब दे रहे हैं कि भाई अभी तो सिर्फ प्रपोजल सामने आई है, तो आपको जैसे ही कोई आएगा तो हम आपको जवाब दे देंगे। बहुत मेहरबानी अमजद हुसैन भाई। अमजद हुसैन भाई कह रहे हैं जी मैं पूरे आलम इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए दुआएं करता रहता हूँ। हरम में एहतियाती तदाबीर के लिए गेट नस्ब करने में कामयाब हो गए हैं इंशाल्लाह पूरा। जी अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। बहुत दुख होता है नई तस्वीर देख के मस्जिद नबी शरीफ की, वो हरम पाक की तस्वीरें देख के, हरमैन की तस्वीरें देख के, दोनों हरमों की तस्वीरें देख के या वीडियो फुटेज देख के दुख होता है। दुआ दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको जल्द से जल्द बात करे, क्योंकि इंसानों से तब काफ़ी काम ऊपर हो गया। तो मैं बता रहा था कि जी ये इस बेरोज़गारी से तंग आके बाज़ रियासतों ने, अमेरिकन बाज़ रियासतों ने लॉकडाउन खोलने शुरू कर दिए हैं और लोगों को इजाज़त दे दी है कारोबार की, लेकिन इसके बावजूद वो सड़कों पे बहुत ही कम रश देखने में आ रहा है और बहुत ही कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मीडिया का दौर है। हर बंदा समझता है कि आया ये बात हमारे हक़ में है या हुकूमत किसी दबाव के तहत कर रही है। पिछले दिनों जो आज़ादी सहाफ़त का दिन गुजरा था, उसमें यूएनओ के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर साहब ने भी यही पैगाम दिया था कि लोगों का कि ये हक़ है कि उन तक अच्छी खबर पहुँचे ताकि वो हुकूमती मामलात में शरीक हो सके। इसका मतलब ये होता है कि जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, आप एक अच्छी राय कायम कर सकेंगे और आप जो आपकी हुकूमतें हैं उन पर दबाव बढ़ा सकेंगे कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। बहुत ही इटली में तो अच्छी सूरत हाल चल रही है कि मरीज़ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और सेहतमंद होने वाले अफराद की भी बड़ी तादाद है। तो उम्मीद करता हूँ कि जून के शुरू तक ये हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और हम फेज़ 2 में चले जाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है।
तो इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा नई मालूमात नई ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।